भाई मैं हुकूमत को आईनी तरमीम पास होने पे मुबारकबाद देता हूँ, और मेरी मुबारकबाद की शिद्दत वही होगी जो कि बानी पीटीआई साहब ने जब तीसरी शादी की थी उनको मैंने मुबारक दी थी ना। हाँ, बिल्कुल उसी तरह की मुबारकबाद मैं इन्हें दूंगा। अच्छा, मैं वैसे इन पैटी चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ, बिजनेस एंकर हूँ, लेकिन आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मुझे चंद चीज़ों का ना अंदाज़ा होता है। उसकी वजह ये है कि मैंने जगह जगह की ना खाक छानी है। मैं, जाहिर बात है, मेरे वालिद साहब पहले फ़ौज में भी थे, अल्लाह बख्शे, फिर उसके बाद सरकारी अफसर भी बने, सिंध के सीनियर तरीन सरकारी अफसरान में उनका नाम आया। तो मैंने जो है वो एक चीज़ सीख ली। एक चीज़ मैंने ये सीखी कि अली सादगी का दामन कभी ना छोड़ना, और जो कुछ करना अपने ज़ोर बाजू पे करना। उसकी वजह यह कि मैंने हालात बदलते अब देखे ना। ये एजाज़ भाई, ये मेरा वाक़या आप सुनना, ये मेरे वालिद साहब ने मुझे सुनाया था। माशाल्लाह मेरे वालिद साहब ग्रेड 21 के सरकारी अफसर बने थे, हाँ अल्लाह बख्शे। तो वो मुझे एक दफ़ा बताने लगे पीरीडी थाने का एक वाक़या। पीरीडी थाने का SHO था। तो वो क्या था कि पीरीडी थाने का SHO जो था उसको मुहर्रर पता है ना, ये भी होते हैं थाने में होते हैं। तो वो क्या थे, वो चिलगोज़ा छील के जो है ना SHO साहब को खिला रहा था। SHO साहब खा रहे थे चिलगोज़ा, बड़ा आइटम प्यारा होता है यार, क्या याद करा दी है। खैर वो छीलता था और SHO साहब खाया करते थे, ये माजी की बात है। तो फ़ोन बजा तो SHO साहब ने तो उठाया नहीं, मुहर्रर ने उठाया फ़ोन। उसने कहा हेलो, दूसरी तरफ से आवाज़ आई, SHO साहब की ट्रांसफ़र हो गई। उसने फ़ोन रखा और जो हाथ में चिलगोज़ा छीला हुआ था ना, ऐसे खा लिया उसने, बिल्कुल जैसे वो साउथ इंडिया के सुपरस्टार नहीं है वो खाते हैं ना, ऐसे खा लिया उसने। SHO साहब ने कहा भाई तुम्हारी कैसे जरूरत हुई, तुमने ऐसी हरकत की। उसने कहा सर आपका ट्रांसफ़र हो गया है। और मैंने करियर में बहुत दफ़ा देखा कि ट्रांसफ़र जब हो जाता था उसके बाद लोग नहीं पहचाना करते थे। तो मैंने भी माशाल्लाह अल्लाह का करम है बहुत देखे हैं ऐसे अदवार, तो मैं सब जानता हूँ, ठीक है। मैं हर दौर में से गुजरा हूँ, और हर दौर में से गुजरने के बाद एक सबक मैंने सीखा है। ये जो अंदर हैं उनके लिए भी ये सबक है, जो बाहर हैं उनके लिए भी सबक है। मौसम और वक्त एक सा नहीं रहता। कभी भी बदल जाता है, ठीक है। मौसम और वक्त कभी एक सा नहीं रहता, बदल जाता है। इसीलिए मैंने सोच लिया कि मौसम से फर्मा बरदारी कभी नहीं करूंगा, बदलती चीज के साथ लौ नहीं लगानी ना। बात यह है कि माजी में मेरा मईशत का प्रोग्राम है, इसलिए मैं बहुत ऑब्जेक्टिव हूं ना मैं। अब मौजू क्या था, किसी की पर्सनल लाइफ का मौजू था, बिजनेस का नहीं था। मैंने सिर्फ 2 जुमले बोले। मैंने कहा इद्दत पूरी होने से पहले निकाह अगर हो गया तो मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। लोगों ने कहा अबे अली नासिर तो तंग नज़र आदमी है, बकवास कर रहा। जब तक मेरे जैसा ओपन माइंडेड एंकर आपको कोई मिलेगा मार्केट में, मेरे जैसा खुले जहन का। लेकिन मैंने कहा यार मुझे ये पता है कि इसकी ना शरअन तशरीह जो है ना वो इस नौयत, देखिए सारी मीडिया ने दबा दी ये बात कि ये मसला आ रहा है, क्योंकि निकाह से पहले वलीमा नहीं हो सकता। वलीमे की तारीख निकाह से पहले की थी ना, तो मैंने बोला ये नहीं हो सकता। आज इश्यू बन गया। आज ये अंदर 190 मिलियन पाउंड वाले केस में नहीं हुए, ये किसी और केस में नहीं हुए। ये वाला जो केस था ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत था, क्योंकि इसकी, लेकिन आप देखिएगा कल अगर हालात बदल गए ये सारे केस शेस ख़त्म हो जाएंगे। जैसे पहले नवाज शरीफ साहब के मुतालिक मैंने कहा ये वापस आएंगे, गवाह है ये मुस्तकीम, ये गवाह है। मेरी टीवी के ऊपर मैं नजूमी सेठी की तरह पुरानी क्लिपें नहीं लगाता, मेरी क्लिपें लगाओ। मेरी जुबान ही, अल्लाह का करम, मैं 2 नंबर बात ही नहीं करता। लोगों को भरोसा है। मैंने लोगों को बोला नवाज शरीफ साहब जा रहे थे, जहाज आया, इन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब की सेहत बहुत ख़राब है, ये कभी वापस नहीं आएंगे, इनकी सियासत ख़त्म हो गई। मैंने कहा अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बनेगा,
बस थोड़ा सा बनते बनते रह गए, भाई को बनवा दिया, लेकिन वापस आए अमली सियासत के अंदर। कोई मान सकता था? कोई नहीं मान सकता था ये बात। केस जो था ना कमजोर था, इस वजह से बेटे से तनख्वाह लेने वाला केस था। ये नहीं मैं कह रहा, मुझे पता था केस और बहुत सारे थे जिसमें हो सकता था कुछ ना कुछ, लेकिन उसमें नहीं किया गया, इसमें किया गया। को मुझे सारी गेम का पता होता है यार। हर आदमी यहां पे पाकिस्तान में डबल गेम खेल रहा होता है, इधर भी खेल रहा होता है, उधर भी खेल रहा होता है। आप देख लो, उस दिन जो कल की बात है, पीटीआई के मेंबरान जो थे वो असेंबली में आए हुए थे, वो डाला में बड़े मजबूर है, हमसे जबरदस्ती की जा रही है। माजी के अंदर, अब आप कहेंगे यार ये क्या बातें कर रहा है, बिजनेस का प्रोग्राम। माजी के अंदर इल्मुल आदात पर यकीन रखने वाली आपा जो थी, अब आपा को भी बानी के चक्कर में अंदर कर दिया। आपा जो थी वो तारीखें निकालती थी, आज फलां का उर्स है, आज ये चीज़ होगी, आज फलां का उर्स है, आज ये चीज़ होगी, आज फलां का सालाना है, ये चीज़ होगी। मीनू भाई की आवाज़ पता नहीं कहाँ चली जाती है। मीनू भाई की आवाज़ पीटीआई के मेंबरान की तरह है जो कभी आती है कभी नहीं आती। अब हमें ज्वाइन करेंगे जनाब मियां जाहिद हुसैन साहब, जो कि साबिक सूबाई वजीर भी रहे हैं, उसके साथ साथ मुतअद्दिद ताज सनतकार तंजीमों के रहनुमा और रहबर तंजीमों के अंदर अहम ओहदों के ऊपर फाइज भी रहे हैं। इसके साथ साथ इस वक्त जो पॉलिसी बोर्ड बना हुआ है FPCCI का, उसके सरबराह। वेलकम करता हूं आपको मियां जाहिद हुसैन साहब। जी जनाब, बहुत शुक्रिया। मियां जाहिद हुसैन साहब, बात कुछ ऐसी है कि अब मैं तो मईशत के ऊपर प्रोग्राम करता हूं और मुल्क लगा हुआ आईनी तरमीम के पीछे। वैसे तो अंग्रेज़ी के दो चार सतर लोगों को पढ़ने नहीं आते, लेकिन आपको पता है हमारी पूरी कौम पिछले 5-6 दिन से आईनी माहिर भी बने हुए थे। बल्कि आईनी माहिरीन तो दूर की बात, पार्लिमानी जमहूरियत के ऊपर जो माहिराना राय आपको पता है हमारे यहाँ लोगों ने दी है, मैं ख़ुद हैरान रह गया। लेकिन चूँकि मेरा मौजू नहीं, इसके बारे में बात नहीं करूँगा। मैंने हुकूमत को मुबारकबाद दे दी, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने माजी में बानी PTI को उनकी तीसरी शादी पर मुबारकबाद दी थी, जिसके मसले में अभी तक आज वो फंसे हुए हैं। लेकिन मेरा कतई कहने का मकसद नहीं है कि इस तरह आईनी तरमीम की वजह से हुकूमत को कोई दुश्वारी होगी, इससे और स्मूथ सेलिंग ही क्रिएट होगी आगे जाके। लेकिन मियां जाहिद हुसैन साहब, इस जूम आनी गुफ्तगू के बाद मैं आपके साथ मंतकी मौजू पर आता हूँ, जो कि आपका पसंदीदा है, वो है पॉलिसी। और इकनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसी के की वजह से इस वक्त एक बहुत बड़ी बहरानी कैफियत पैदा हुई है। बहरानी कैफियत मैं आपके सामने बयान इसलिए कर रहा हूँ, 30-40 सेकंड लूँगा। बात यह कि FBR ने एक पॉलिसी शिफ्ट किया है। बात यह कि माजी के अंदर बिजनेसमैनों ने फाइलर नॉन फाइलर के मुतालिक एक लंबी बहस शुरू की। आपको पता होगा कि हमारे मुल्क के अंदर आला ओहदे पर इस वक्त एक बहुत ही आला ओहदे के ऊपर एक शख्स फाइज हुआ है, जो कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, PhD है। पहले इस ओहदे के ऊपर कभी भी एक PhD नहीं आया, तो उन्होंने भी बहुत सारी प्रेजेंटेशंस ली हैं इकॉनमी के बारे में। तो खैर, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दे हैव decided not to go after the common citizens of Pakistan, not to start focusing on individual income tax filer, non-filer. Instead, they want to catch the big fish, but because of that, there is a lot of stress and tension in business community. पहले तो इसी से आगाज करें जी। जी, तो सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि FBR का अब क्रैक डाउन और फोकस टोटल बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर है। बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट को वो बिग फिश समझते हैं, उनको लगता है कि इवेजन यहाँ से हो रही है, और एक अननेसेसरी आर्गूमेंट यानी फाइलर नॉन फाइलर में पढ़ने के बजाय अब FBR की रिसोर्सेज कंप्लीटली इंटेलिजेंस बेस्ड और रेट्स पर मुश्तमिल होंगी। जी, बात यह है कि अभी चेयरमैन FBR 2 दिन पहले यहाँ आए थे हमारे पास, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में अपनी टीम के साथ आए थे। उन्होंने इस चीज़ की वजाहत की, और उससे पहले वो मुख्तलिफ TV प्रोग्रामों में भी इसकी वजाहत कर चुके हैं, और वज़ीर ख़जाना के साथ भी बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो उसका जो लुबे लुबाब है उनकी गुफ्तगू का, वो ये है कि हमने जो टैक्स प्रोफाइलिंग की है, जो टॉप नॉच बिजनेसमैन हैं, उनकी जब टैक्स प्रोफाइलिंग हमने की है, तो उसमें हमें ये पता चला कि तकरीबन 1200 अरब रुपए का उसमें गैप है।
और उसमें लोग जो हैं वो अंडरस्टेट करते हैं अपनी सेल्स को, या ये कि फ्लाइंग इनवॉइसेस के ज़रिए अपनी परचेजेस को इन्फ्लेट करते हैं, जिसकी वजह से उनका टैक्स इनपुट बढ़ जाता है और जो नेट टैक्स पेएबल है वो कम हो जाता है। तो उसके नतीजे में उनका ख्याल ये था कि कोई इसमें 1200 अरब रुपए का टैक्स गैप है और उसमें इवेजन है, और हमें चाहिए कि हम उसको कवर अप करें। जी ये तो उन्होंने इस हवाले से बात की थी। फिर एक उसमें एफिडेविट उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था कि हर महीने जो आप सेल्स टैक्स रिटर्न सबमिट करेंगे तो उसमें एक एफिडेविट भी आप उसमें साथ सबमिट करेंगे, जिसको फिर हमारे कहने के ऊपर उन्होंने विदड्रॉ भी कर लिया 10-12 दिन के लिए। उन्होंने कहा जी हम इस महीने इसके ऊपर मजीद होमवर्क कर लेते हैं और फिर आपके मशवरे से इसको हम चेंज भी करेंगे। बहरहाल तो बात यह है कि उनकी ये सोच जो है, अब एक वो कह रहे हैं कि जी हमने इसकी इंडेक्सेशन की है और उसके ऊपर हमने डेटा एनालिसिस किया है और उससे हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं। तो उस डेटा पे हमारी एक्सेस तो नहीं है, इस वजह से हम नहीं कह सकते कि आया ये किस हद तक दुरुस्त है और कितना काबिल अमल है। लेकिन इससे ये ज़रूर होगा कि जो बिजनेस कम्युनिटी ऑलरेडी टैक्स दे रही है और टैक्स नेट में है, तो उसके लिए हरासमेंट तो यकीनन क्रिएट होगी। और ये एक मैसेज है उनके लिए कि वो एक तरफ तो ठीक है अपने मामलात को दुरुस्त करें, अगर किसी के गैप है या किसी की सिस्टम में हैं उसमें एम्बिग्यूटीज, तो उसको वो ठीक करें, इरेगुलरिटीज हैं तो उसको वो ठीक करें। अच्छी बात है, टैक्स देना चाहिए लोगों को। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि उसमें हम जो देख रहे हैं कि फील्ड में जिस तरीके से एफबीआर के अफसरान जा रहे हैं और जिस तरीके से लोगों के पास वो इंटरेक्ट कर रहे हैं फील्ड में जाके, उनकी फैक्ट्रियों में, दफ्तरों में, कारखानों में, तो उस बहरहाल हरासमेंट आ रही है और उसमें लोगों की हमारे पास बहुत सारी इस ज़मन में कंप्लेंट्स भी आ रही हैं। अच्छा यहाँ पर तो ये मियां एक बात जायद है। जी जी माजरत आप बात मुकम्मल कर लें जी या और दूसरी बात उन्होंने ये भी की, जो फाइलर और नॉन फाइलर वाली बात है, तो उसमें हमें ये इंप्रेशन नहीं मिला कि वो नॉन फाइलर के पीछे नहीं जाएंगे, बल्कि उन्होंने कहा कि हम नॉन फाइलर जो है उसकी इस्तेलाह ही खत्म कर रहे हैं जी और बस अब एक फाइलर ही है, और जो नॉन फाइलर्स हैं या जो कंप्लाइंट नहीं है तो उनकी सेल, परचेज, गाड़ी खरीदना, एक उसमें बेंच मार्क रखेंगे। उस बेंच मार्क से ऊपर जितने भी लोग हैं वो फिर सेल परचेज नहीं कर सकेंगे, फॉरेन ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, उनको बिजली के कनेक्शन नहीं मिलेंगे, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना कि जिनकी इनकम हर लिहाज से एक ब्रैकेट से कम होती है या वो कारोबार करने के काबिल नहीं होते, तो वो लोग तो बहरहाल नॉन फाइलर ही होंगे और वो एक जस्टिफाइड नॉन फाइलर होंगे। लेकिन उस बेंच मार्क से ऊपर जो लोग आएंगे तो उसको वो बंद कर देंगे, हर किस्म की उन्हीं सहूलियात बंद करेंगे। ये बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि इसमें हम ये समझते हैं कि अगर 1200 अरब रुपए का गैप बकौल चेयरमैन एफबीआर के, अगर जो टैक्स कंप्लाइंट लोग हैं अगर उनमें है, जो फाइलर हैं उनमें अगर 1200 अरब रुपए का गैप है, तो हमारे ख्याल में जो लोग टैक्स बिल्कुल देते ही नहीं है, टैक्स नेट में है ही नहीं, वो 4000 अरब रुपए का गैप वहाँ भी है। नहीं एक्सक्यूज मी सर, मैं एक चीज़ इजाफा यहाँ पर करना चाहूँगा, चूँकि आप माशाल्लाह नॉलेजेबल शख्स हैं और हम में एक मुनफरद, आप बिजनेसमैनों में एक मुनफरद वो रखते हैं। जो प्रेजेंटेशन इस्लामाबाद या उसके गिरदो नवा के शहरों में हुई और जिसमें एक बड़ा आला ओहदेदार शामिल था, उसमें बताया गया कि जी बिजनेसमैनों ने हमारा फोकस चेंज कर दिया है, इन्होंने हमें डिस्टर्ब करके रख दिया है। मैं आपसे कैंडिडेटली बात करूँगा, और उन्होंने कहा कि जी इन्होंने फाइलर नॉन फाइलर में लगा दिया। अगर हम अपनी सारी रिसोर्सेज भी इंप्लॉय कर लें तो 300 बिलियन से ज़्यादा का इम्पैक्ट ही नहीं है सैलरीड क्लास पे या इंडिविजुअल इनकम टैक्स में, तो हम कुछ कलेक्शन कर ही नहीं पाएंगे। असल चीज़ है टैक्स थेफ्ट, और कॉर्पोरेट सतह पर मल्टीनेशनल कंपनियों में या फिर एक्सपोर्टर्स जो हैं, दे आर वन ऑफ द की पीपल जिनके अंदर ये गैप्स पाए जाते हैं। नाजरीन, सबसे पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब की विज़न और एफबीआर चेयरमैन की विज़न जो है वो काफ़ी हद तक अब अलाइन हो गई है। एम ये है कि आईएमएफ की जो हमें आईएमएफ ने बड़ा सख्त पैगाम भेजा और हमें बोला कि भी आपको कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने, और यहाँ पर क्या है कि कॉस्मेटिकली सारा काम हो रहा था, और कॉस्मेटिकली यही हो रहा था कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स और इंडिविजुअल इनकम टैक्स के पीछे हम बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे थे। ये चेयरमैन एफबीआर को टास्क मिला है कि डेफिनेटली वो जो शॉर्टफॉल आ रही है, और बहुत बड़ी शॉर्टफॉल है, मैं आपको बता सकता हूँ, उस शॉर्टफॉल को पूरा करें, और उसके लिए अब ये इकदाम लिए जा रहे हैं। मियां जायद साहब के साथ ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी। मियां जायद साहब, बुनियादी बात ये है कि ना जो शॉर्टफॉल है ये सिर्फ है,
और आईएमएफ से हम बहुत बड़ी कमिटमेंट कर चुके हैं। इट्स अ वेरी बिग नंबर। वी आर टॉकिंग अबाउट एन आउटले ऑफ 14 ट्रिलियन रुपीज़, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट वी डोंट हैव द मनी फॉर इट एंड आवर स्टीम विल रन आउट। अब इसके अलावा कोई स्टेप्स नहीं है, लेकिन ताजर तंजीमें इस वक्त बहुत ज़्यादा बेचैन और परेशान हैं। तो आपके ख्याल से कौन सी ऐसी मिडल वे निकाली जा सकती है कि रेवेन्यूज़ भी आ जाएं और ताजर तंजीमें भी रिलैक्स हो जाएं? देखिए, बात यह है कि ये जो टारगेट है 14 ट्रिलियन का नहीं है, 13 ट्रिलियन का है, यानी 12,970 अरब रुपए का है, टू बी ऑन एग्जैक्ट। जी और उसमें जो पहली हमारी समाई थी उसमें तकरीबन 90 अरब रुपए का शॉर्टफॉल था। जी और वो शॉर्टफॉल जो था वो भी गालबन जुलाई के महीने का था। उसके बाद फिर अगस्त और सितंबर में वो कुछ थोड़ा सा सरप्लस हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि ये टारगेट तो इनके पूरे हो जाएंगे, लेकिन उसमें अगर ये ऑटोमेशन की तरफ जाएंगे इंस्टेड ऑफ हैरासमेंट, और अगर ऑटोमेशन की बुनियाद के ऊपर, डेटा की बुनियाद के ऊपर अगर ये लोगों को रिबर्ट करेंगे और उन्हें कहेंगे कि जनाब ये आपका एक्चुअल डेटा हमारे सामने आया है और आप जो डिक्लेयर कर रहे हैं वो उससे कम कर रहे हैं, और उसमें अगर फिर उनको ये कन्फ्रंट करेंगे कि भाई ये इतना आपका डिफरेंस है और ये डिफरेंस आप पे कर दें, कुछ किस्तें कर लें, किसी तरह ये आप पे कर दें, तो कहने का मतलब ये है कि अगर लोगों को हरास करेंगे तो उससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो ज़रूरत इस चीज़ की नहीं है कि हम FIR काटें या लोगों पे छापे मारें, बल्कि उनको डेटा बेस्ड, क्योंकि अब तो इतना ज़्यादा इनके पास एनालिसिस भी है, इनके पास डेटा जो है वो यानी फिजिकल डेटा इनके पास अवेलेबल है, उसको डिजिटाइज करने की ज़रूरत है, और डिजिटाइज भी ये बड़ी तेज़ी के साथ कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम इस तरीके से, अगर मिसाल के तौर पे मैंने आपसे पैसे लेने हो या आपने मुझसे लेने हो, तो मैं आपस में रिकनसाइल कर ले उसको, और रिकनसाइल कर ले, और उसके बाद अगर कोई डिफरेंस निकले तो आपस में हम उसको कुछ किस्तें कर लें, कुछ अपफ्रंट कर लें, तो इससे हमारी आपकी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो बात यह है कि बिजनेस कम्युनिटी एट द एंड ऑफ द डे FPR की कस्टमर है, और इनको चाहिए कि कस्टमर को सेटिस्फाई करें। और फिर ये कि दूसरी तरफ जो बिजनेस कम्युनिटी है वो मुल्क की जो इक्तिसादी तरक्की है, उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, एक्सपोर्ट है, और बहुत सारी अर्निंग्स हैं, तो उसमें एक इंजन का काम करती है। तो उसमें हमें ये नहीं चाहिए कि हम आपस में दो पहिए बन के और आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते रहें। हमें चाहिए आपस में मुकम्मल कोहेजन के साथ FPR और हम मिल के काम करें, और उसमें फेडरेशन है, हमारे चैम्बर्स हैं, हमारी एसोसिएशन हैं, उनके साथ अगर मिलके अगर FPR काम करेगा और हमें कॉन्फिडेंस में लेगा, और एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी इसमें डेवलप किया जाए और लोगों को एतमाद में लिया जाए, तो मेरा ख्याल है इससे बड़े अच्छे नताइज भी निकलेंगे। और हम तो पहले ही कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो एक्चुअल टैक्स पोटेंशियल है वो 13,000 अरब नहीं है, वो 18,000 अरब है, और हम अगर 13,000 अरब भी नहीं ले पा रहे, या उसमें भी हमें दिक्कत का सामना है, या उसमें भी हमें कोर्सिव मेजर्स लेने पड़ते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम एक ऐसा मैकेनिज्म बना लें जो कॉन्फिडेंस बेस्ड हो, जो एक दूसरे की रिस्पेक्ट के ऊपर बेस करता हो, और आपस में बैठ के हमारा देखें सारा दिन बिजनेस कम्युनिटी के लोगों के साथ डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं, लेन देन के मामला आते हैं, प्राइसिंग के मसले आते हैं, क्वालिटी के आते हैं, क्वांटिटी के आते हैं, तो हम हर किसी से लड़ते झगड़ते नहीं हैं, हम बैठ के मसला रिजॉल्व करते हैं। तो सेम लाइक हमारी FPR को ये सजेशन है, वज़ीर ख़जाना को भी ये सजेशन है कि हम उसको क्यों ना मिल बैठ के, हमारी फेडरेशन हाजिर है इस काम के लिए, हमारे चैम्बर एसोसिएशन हाजिर है, तो हम चाहते हैं कि हम मुल्क की मुफाद में और इंटरेस्ट में इन चीज़ों को रिजॉल्व करें। अच्छा, पिछली दफ़ा प्रोग्राम हुआ, मैंने आपको एक बात बताई थी अपने शहर सरगोधा की, और गालिबन आपने उस वक्त उसको कहा था कि ये इस तरह नहीं हो सकता कि पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ के तहत लोगों को छोड़ दिया जाए। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि अब कॉम्प्रोमाइज़ तो मुझे नहीं पता, लेकिन नईम मीर साहब जो कि कोऑर्डिनेटर भी हैं, ताजिर बिरादरी के लाहौर के लीडर भी हैं, और नून लीग के बड़े सपोर्टर होने के नाते उनको उनके बड़े नज़दीक भी हैं, इस वक्त FBR के अंदर भी उनको कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दे दी गई है। तो नाउ देयर टारगेट इज़ नो लॉन्गर स्मॉल ट्रेडर्स, दे विल बी फोकस्ड ऑन लार्ज रिटेलर्स एंड होलसेल मार्केट्स। तो इन अदर वर्ड्स, wholesaler is different from retailer. So I think the message is conveyed that the retailers will now remain exempt for a longer period of time. Do you agree or disagree with this strategy or policy? मैं जो समझ पाया हूँ इस बात को, फाइलर नॉन फाइलर की भी ज़रूरत नहीं है किसी को बोलने की, रिटेलर होलसेलर बोलने की भी ज़रूरत नहीं है।
जरूरत इस चीज की है कि जो ड्यू टैक्स पे नहीं कर रहा शख्स, चाहे वो कोई भी हो, तो उससे टैक्स लिया जाए। और जो हमारी सैलरीड पर्सन है उनसे हम 300 अरब रुपए का टैक्स ले रहे हैं, उनको रिलीफ दिया जाए, ठीक है ना। तो लिहाजा कोई भी बड़ा हो या छोटा हो, तो अगर उसका एक मार्केट में उसकी छोटी सी अगर दुकान है लेकिन वो डेली करोड़ों रुपए का बिजनेस करता है, तो इसका मतलब है उसका टैक्स पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीज जो है ये इंफॉर्मेशन बेस्ड हो सकती है। ये इस तरह नहीं हो सकती कि एक आदमी जो है वो छोटी सी दुकान पे बैठा है, उसने कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए और हम समझ रहे हैं कि यार ये तो इसका गरीब आदमी है या रिटेलर है, इसका काम ही नहीं चलता। तो इस तरह नहीं, बात यह है कि हमारे पास उसका डेटा होना चाहिए, लोगों को एक्सपेंस बेस्ड कि वो बंदा खर्च कितना करता है, उसका एक्सपेंस का प्रोफाइल बनाना चाहिए। और वो एफबीआर इस पे काम भी कर रहा है मेरी मालूमात के मुताबिक, कि अगर मिसाल के तौर पे मियां जाहिद हुसैन का महीने का खर्चा 10 लाख रुपए है और वो जब एफबीआर में अपीयरेंस उनकी होती है तो वो बताते हैं कि जी मैं तो गरीब आदमी हूँ, तो लिहाजा उसके एक्सपेंस तो ट्रेस किए जा सकते हैं ना, कि मिसाल के तौर पे मैं गाड़ी यूज करता हूँ, मैं उसमें पेट्रोल डालता हूँ। सर आप तो अपने साथियों को और मसले में डाल रहे हैं, आप तो अपने साथियों को और मसले में डाल रहे हैं। आपके बिजनेसमैन, आपके दोस्त तो आपके खिलाफ हो जाएंगे, कहेंगे मियां जाहिद साहब तो और आइडियाज दे रहे हैं एफबीआर को। नहीं अली साहब, हम सब इस पे मुत्तहिद हैं और मुत्तफिक हैं। हमारा जो साथी है वो पाकिस्तान है। हमारा साथी ये नहीं है कि जो टैक्स चोर हो, जो पैसे ना देते हो, मुल्क की मईशत में अपना हिस्सा ना डालते हो, वो हमारे साथी नहीं है। हमारा अच्छा, साथी लेकिन हमारा पाकिस्तान इशू है, और चैलेंज है, हमारा मुल्क है। इससे तो कबल के मैं मौजू चेंज करूं, अगर हम मुल्क के लिए काम करेंगे तो इन रिटर्न हमारे लिए भी काम होगा, हमें उसका फायदा हमें ही मिलेगा। तो लिहाजा हमें लोगों को ये समझाना है कि अपने हिस्से का जो भी आप देखें, मिसाल के तौर पे मैं फिर अगेन आता हूँ कि एक साहब जो है वो अगर साल में एक उम्रा भी करते हैं, हर 2-3 साल में एक हज भी करते हैं, वो फॉरेन ट्रैवल भी करते हैं, वो उनके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, वो 2-3 गाड़ियां भी मेंटेन करते हैं, वो अच्छे बंगले में भी रहते हैं, वो 2-3 लाख रुपए बिजली का बिल भी पे करते हैं। तो ये सारा अगर उसका टैक्स प्रोफाइल अगर बनाया जाए और उसको पता लगे कि ये शख्स 20 लाख रुपए महीना खर्च करता है, तो 20 लाख रुपए महीना खर्च अगर कोई शख्स करता है तो वो अगर 2 लाख रुपए महीना गवर्नमेंट को भी दे देगा तो उसका क्या बिगड़ेगा? उसका कुछ भी नहीं बिगड़ना। बात सिर्फ इतनी है कि उसको समझाया जाए कि भाई ये जो तुम 20 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, ये तुम्हें स्टेट दे रही है, तुम्हें स्टेट उसका एनवायरनमेंट दे रही है, तो तुम्हें उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर दे रही है, तुम्हें उसके लिए कंफर्ट दे रही है, तुम्हारे लिए हेल्थ एंड एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, तो उसके लिए तुम मुल्क को भी 2 लाख रुपए दे दो। तो अगर इस तरीके से काम किया जाएगा और उनको डेटा बेस्ड कन्फ्रंटेशन उनके साथ की जाएगी, रिस्पेक्टफुली की जाएगी, उनको एफआईआरों से नहीं डराया जाएगा, उन पे छापे नहीं मारे जाएंगे, उनका ऐसा फोरम बना ले, हम हाजिर हैं उसके लिए। नहीं, लेकिन इन्होंने उनके साथ किया जाएगा तो पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, लेकिन करंट स्ट्रेटजी थोड़ी सी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं जो एलेबरेट किया गया है, फिर मैं टॉपिक चेंज करता हूं। करंट स्ट्रेटजी ये है कि अब ये 20 लाख वाला भी नहीं, 20 करोड़ 20 अरब ऐसे लोगों को सिर्फ पकड़ा जाएगा। एफबीआर अपनी रिसोर्सेज ऑन ग्राउंड वेस्ट नहीं करेगी कि वो जाकर पथारे वालों और जैसे वो एक क्या नाम था उनका, वो जो आजकल बच्चों की सालगिरहों पे जाकर केक काट रहे हैं, जो एक चेयरमैन एफबीआर थे, मीनू क्या नाम उनका, वो जो खैर एनीवे मेरे जहन से निकल गया उनके। तो वो खैर ये कि वो जो 50-50 हज़ार रुपए की ट्रांजैक्शनें चेक करने पे एफबीआर के ग्रेड 21 के अफसरों को, 22 के अफसरों को लगाया हुआ था, वो ख़त्म कर दें। अब जाना है तो बिग फिश के पीछे जाना है, छोटी के पीछे जाना ही नहीं। टाइम कम, मुकाबला सख्त, कॉस्मेटिक स्टेप्स नहीं हो सकते। आईएमएफ ने वार्निंग दे दी कि आपने हमारे लोन देने से पहले ऐलान कर दिया कि हमें लोन मिल गया, हमें भी शर्मिंदा कर दिया। तो वो आईएमएफ वाले सर बोले नहीं हैं। खैर टॉपिक मैं चेंज करता हूँ। वो बड़े इस वक्त हमसे बड़े चिड़े हुए हैं क्योंकि हमारे उनके लोन देने से पहले ही हमने ऐलान कर दिया मिल गया मिल गया मिल गया, रिश्ता पक्का। अच्छा खैर आगे चलते हुए आपके सामने पिछली दफा आप मेरी बात सुन ले इस पे। मैं कह रहा हूँ कोई आईएमएफ बिल्कुल चिड़ा हुआ नहीं है, पाकिस्तान का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो रहे हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान का बड़ा अच्छा नाम और मकाम बन रहा है। अभी 900 के करीब यानी 9 ममालिक का जो एससीओ हुआ है तो उसमें 900 के करीब गैर मुल्की पाकिस्तान आए हैं। तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं, बहुत बड़ी सक्सेस है। और कल जो आईनी तब्दीलियां या तरमीम हुई है उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो इंतशार है सियासत में ये भी खत्म होगा और पाकिस्तान, आप बिल्कुल लोगों को मायूस ना करें। नहीं मैं बिल्कुल मैं तो प्रो एस्टेब्लिशमेंट एंकर हूँ। मेरे नजदीक तो जन्नत के बाद पाकिस्तान का रैंक आता है। मैं तो मानता ही नहीं इस बात को। मैं तो बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम बेनिफिशियरी ऑफ द सिस्टम।
आई विल बी वेरी फ्रैंक टू यू, आप ये जानते हैं आई एम बेनिफिशियरी ऑफ द सिस्टम, मैं तो बहुत खुश हूँ। नहीं, बात यह है कि हमें सबको बेनिफिशियरी होना है, सिर्फ आपको बेनिफिशियरी नहीं होना। वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो एफबीआर जो कुछ कर रहा है ये एसआईएफसी के कॉन्फिडेंस के बगैर नहीं कर रहा, ये मैं आपको बता दूं। तो इसके माने ये है कि दे आर ऑन द सेम पेज विद देम, ये मैं आपको बता दूं। तो एसआईएफसी ने ये कहा है कि भाई ये चीजें ठीक करो। देखिए, एसआईएफसी हमारे मुल्क की एक सक्सेस स्टोरी है और Yes. उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को बहुत कॉन्फिडेंस दिया है। जो काम 2-2, 4-4, 5-5 साल में नहीं हो रहे थे, वो 2-4 हफ्तों में हो रहे हैं। तो बात यह है कि ये तो एक बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है और इससे पाकिस्तान ने बहुत कुछ इससे ना सिर्फ लर्न किया बल्कि एक ऐसा एक मॉडल पेश किया है कि जिसके जरिए हम एक सही पाथ पे चढ़ गए हैं, जो हम पिछले 50-60 साल से कहते थे। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो आपके साथ डिस्कस हो रहा है, ये अधूरा ना रह जाए, इसलिए आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको स्टूडियो में भी मदऊ करूंगा और बहुत ख्वाहिशमंद रहता हूं हमेशा कि आपके साथ बात हो। आपके देखने वाले चाहने वालों की तादाद ज़्यादा है। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।